हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका दुनिया भर में मिलने वाली नाकामियों की वजह से लगातार बेचैन है। इजराइल की तरफ से गज़ा में फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ शुरू किए गए ताज़ा हमलों में अमेरिका की मर्ज़ी शामिल है और उसने इजराइल के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात दोहराई है। दूसरी तरफ रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका पर तुर्की के 14 मई को होने वाले प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट इलेक्शन में दखल अंदाजी का इल्ज़ाम लगाया है। साथ ही खबर है कि कल गजा की तरफ से 300 से 500 रॉकेट और मिसाइल इजराइल की तरफ दागे गए हैं। आज इजराइल की तरफ से गजा में किए गए हमले में फ़िलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के एक और अहम कमांडर को कत्ल कर दिया गया। 2 दिन पहले शुरू हुए गजा पर इजरायली हमलों में अब तक 25 फ़िलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। इजराइल की तरफ से गजा पर किए जा रहे ताज़ा हमलों के लिए अमेरिका की भरपूर सपोर्ट है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन ने इजराइल के लिए अमेरिकी मजबूत सपोर्ट और गजा पट्टी से जवाबी रॉकेट हमलों के खिलाफ उसके आत्मरक्षा के अधिकार यानी सेल्फ डिफेंस के हक को कंफर्म किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुलिवन ने आज इजरायली नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जाची हनेगबी के साथ फ़ोन पर बात की और गजा के हालात और फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स और इजराइल के बीच होने वाले हमलों के बारे में बातचीत की। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि सुलिवन ने इजराइल की सिक्योरिटी के लिए अमेरिकी मजबूत सपोर्ट के साथ गजा की तरफ से अंधाधुंध रॉकेट हमलों से अपने लोगों की हिफाजत के उसके हक पर जोर दिया है। बयान में कहा गया है कि सुलिवन ने जंगबंदी के लिए इलाकाई कोशिशों को जारी रखने की तरफ भी इशारा किया है और तनाव को कम करने और जानी नुकसान को रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इजराइल के ज़रिए साउथ गजा पट्टी में खान यूनुस के पास हमाद रिहायशी इलाके में आज एक इमारत को निशाना बनाने के कुछ घंटों बाद जैक सुलिवन और जाची हनेगबी के बीच बात हुई है। आज सुबह सवेरे इजरायली हमलों में फ़िलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के सीनियर कमांडर अली गाली समेत 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसी बीच ईरान के पारस टुडे ने खबर दी है कि गजा पट्टी में मौजूद फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के रॉकेटों का मुकाबला करने के लिए इजरायली फ़ौज ने पहली बार एयर डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग का इस्तेमाल किया है। कल फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने इजराइल के हवाई हमलों के जवाब में सैकड़ों रॉकेट दागे, जिन्हें रोकने में इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। इस नाकामी के बाद इजरायली कमांडरों का कहना है कि आयरन डोम के सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से बड़ी तादाद में दागे गए फ़िलिस्तीनियों के रॉकेटों को नहीं रोका जा सका। कुछ इजरायली फ़ौज की सोर्सेज का कहना है कि साइबर हमले की वजह से आयरन डोम में तकनीकी खराबी हुई है, जिसने इजरायली अफसरों की नींद हराम कर दी है। इस बीच इजरायली मीडिया का कहना है कि गजा से पहली बार एक अलग तरह का रॉकेट फायर किया गया है। मुमकिन है कि ये रॉकेट खैबर 1 है, जिसे निशाना बनाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग का इस्तेमाल किया गया है। इजरायली फौजी सोर्सेज ने शुरुआत में दावा किया था कि गजा से तकरीबन 300 रॉकेट फायर किए जा चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 75 को निशाने पर लगने से पहले ही हवा में मार गिराया जा सका। इजरायली अखबार येदियोत अखरोनोट का कहना है कि फ़िलिस्तीनियों की तरफ से दागे जाने वाले रॉकेटों का मुकाबला इजराइल को बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम से फायर किए जाने वाले हर मिसाइल पर $10 लाख का खर्च आता है। मीडिया ने बताया है कि इजरायली फ़ौज इस्लामिक जिहाद के सीनियर कमांडर के कत्ल के बाद उसकी तरफ से बड़े जवाबी हमले की तैयारी कर रही थी। इजराइल ट्यूसडे 9 मई की सुबह सवेरे से गजा के खिलाफ एक के बाद एक हवाई हमले कर रहा है। इन हमलों के नतीजे में कम से कम 25 फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। मरने वालों में इस्लामिक जिहाद के 3 सीनियर कमांडरों के साथ साथ उनकी बीवियां और बच्चे भी शामिल हैं। इजरायली हमलों की इंटरनेशनल लेवल पर मजम्मत हो रही है। यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल से खून खराबे को फ़ौरन रोकने की अपील की है। कल गजा में फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने इजराइल के ख़तरनाक हवाई हमलों के जवाब में तेल अवीव समेत इजरायली शहरों की तरफ बड़ी तादाद में रॉकेटों से जवाबी हमले किए। तेल अवीव ने कबूल किया है कि गजा से इजराइल की तरफ कम से कम 500
रॉकेट दागे गए हैं। इसी बीच अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने परमानेंट अमन बहाल करने की सिमत में तनाव कम करने की अपील करते हुए इजराइल की सिक्योरिटी के लिए अमेरिका की तरफ से लगातार सपोर्ट पर जोर दिया है। लॉयड ऑस्टिन ने कल इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट के साथ फोन पर बात की। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पैट राइडर के मुताबिक इस मौके पर इजरायली मिनिस्टर ने ऑस्टिन को गाजा में इजरायली हमलों का जायजा पेश किया। दोनों मिनिस्टर्स ने आने वाले दिनों और हफ्तों में राब्ते में रहने की बात कही है। इजराइल के हिब्रू ज़बान के मीडिया आउटलेट्स ने बताया है कि अमेरिका ने गाजा में ताज़े हवाई हमले करने के लिए इजराइल को हरी झंडी दी थी। फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन ने ट्यूसडे को हमले शुरू करने से पहले अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर के साथ फोन पर बात की थी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि हमले के बाद इजराइल ने मिस्र को इसकी तफसील से इत्तला दी थी। इसी बीच मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने खबर दी है कि फिलिस्तीनी ग्रुप्स ने जंगबंदी की कोशिश करने वाले मिस्र से कहा है कि इजराइल ने गाजा पर हमला शुरू किया था, इसलिए उसे हमले रोकने चाहिए। डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन ने कहा है कि उसने मिस्र से कहा है कि इजराइल ने घिरी हुई गाजा पट्टी पर हालिया हमला शुरू किया था, इसलिए इजराइल को ही हमले रोकने चाहिए। इस फिलिस्तीनी ग्रुप ने इजरायली हमलों को रोकने के लिए मिस्र की कोशिशों का खैर मकदम किया है। आइए अब चलते हैं तुर्की में 14 मई को होने वाले प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट इलेक्शन की तरफ। वहां प्रेसिडेंट के ओहदे की दौड़ में 4 उम्मीदवार हैं। पार्लियामेंट की 600 सीटों के लिए इलेक्शन होना है। वहां से अहम खबर है कि रजब तैयब अर्दगान सरकार ने इलेक्शन में दखल अंदाजी की अमरीकी कोशिशों की मजम्मत की है। हुर्रियत अखबार के मुताबिक तुर्की के होम मिनिस्टर सुलेमान सोयलू ने मुल्क में होने वाले इलेक्शंस में हेरफेर करने के लिए वेस्टर्न मीडिया प्रोपेगंडे की सरबराही करने के लिए अमरीका की नुक्ताचीनी की है। सोयलू ने कल एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अमरीका के जरिए बनाए गए प्लान पर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, ये कहते हुए कि वेस्टर्न मीडिया के दखल के असल अमेरिकी प्लान पर अमल किया जाना है। उन्होंने प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान को तानाशाह और जालिम के तौर पर पेश करने वाले कई अमेरिकी और यूरोपियन न्यूज़ आउटलेट्स के जरिए तेज मीडिया कैंपेन को देखते हुए ये बयान दिया है, जो दूसरे मुल्कों में इलेक्शंस के दौरान की गई इसी तरह की कोशिशों की तरह है, जहां वाशिंगटन का अपना पसंदीदा उम्मीदवार मौजूद होता है। होम मिनिस्टर सुलेमान सोयलू ने आगे कहा है कि रजब तैयब अर्दगान ने इन सभी वेस्टर्न घुसपैठों को ख़त्म कर दिया है। अब वेस्टर्न मुल्कों ने तुर्की पर अपना नज़रिया थोपना शुरू कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि 2023 के इलेक्शन में हमारी जीत के साथ 100 साल की स्टेबिलिटी की शुरुआत होगी। वे इसे देखते हैं। ऐसा कोई इलेक्शन नहीं है जिसे कोई अमेरिकी एम्बेसडर कंट्रोल नहीं करना चाहेगा। उन्होंने कहा कि वे कहते हैं कि तुर्की की जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ वेस्टर्न इंटरेस्ट को पूरा नहीं करती। तुर्की ने अमेरिका के हुक्म को कबूल नहीं किया है। वे 104 बरसों से इसका बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई ये बात जानता है। सुलेमान सोयलू ने पिछले हफ्ते ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि अमेरिका इलेक्शंस के दौरान प्रेसिडेंट के तख्ता पलट की कोशिश करेगा। साथ ही उन्होंने 2016 में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के लिए वाशिंगटन को मुलजिम ठहराया। इस मौके पर उन्होंने 1960 और 1971 में भी तुर्की में फौजी तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ होने का इल्ज़ाम लगाया। जुलाई 2016 में अर्दगान को उखाड़ फेंकने के लिए तख्ता पलट की कोशिश के लिए तुर्की की फौज के एक ग्रुप को गुनहगार ठहराया गया था। उस वक्त तुर्की सरकार ने जोर देकर कहा था कि नाकाम तख्ता पलट की सरबराही अमेरिका में रहने वाले फतहुल्लाह गुलेन ने की थी। गुलेन अर्दगान के साबिक साथी रहे हैं। 2016 में नाकाम तख्ता पलट के बाद तकरीबन 40,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और तकरीबन 1,10,000 सरकारी नौकरों पर फतहुल्लाह गुलेन का सपोर्टर होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। आपको बता दूं कि तुर्की की तरफ से अमेरिका पर इलेक्शन में दखल अंदाजी का इल्ज़ाम ऐसे वक्त में लगाया गया है जबकि तुर्की, सीरिया, ईरान और रूस के फॉरेन मिनिस्टर्स ने मॉस्को में सीरिया क्राइसिस हल करने के लिए अहम मीटिंग की है। उधर ईरान के प्रेस टीवी की वेबसाइट पर स्पेन के एक रिसर्च स्कॉलर जेवियर विलर ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि तुर्की के इलेक्शंस के नतीजे ईरान और तुर्की के सियासी ताल्लुकात को बदल सकते हैं। 14 मई को तुर्की में प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाले हैं और 20 वर्षों में पहली बार महसूस हो रहा है कि अर्दगान अपोजिशन उम्मीदवार केमल
किलिकदारोग्लू से हार सकते हैं। अर्दगान की मुमकिन हार का मतलब न सिर्फ तुर्की की नेशनल पॉलिटिक्स में एक दौर का खात्मा हो सकता है, बल्कि मुल्क की तयशुदा इलाकाई सियासत का खात्मा भी हो सकता है। ओपिनियन पोल दोनों ब्लॉक्स के बीच आमने सामने की टक्कर बता रहे हैं। अर्दगान का पीपल्स अलायंस, जो उनकी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी AKP, नेशनलिस्ट एक्शन पार्टी MHP और कुछ छोटी पार्टियों से बना है, और केमल किलिकदारोग्लू की लीडरशिप में रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP की लीडरशिप में 6 पार्टियों का अलायंस है। जेवियर विलर के मुताबिक ये इलेक्शन पड़ोसी ईरान समेत कई मुल्कों में खास दिलचस्पी के साथ देखा जा रहा है। जब 2003 में पहली बार अर्दगान की AKP ने पार्लियामेंट इलेक्शन जीता था, तो कई ईरानी एक्सपर्ट्स ने इसका खैर मकदम ये मानते हुए किया था कि इस्लामवादी मानी जाने वाली पार्टी की जीत तेहरान और अंकारा के बीच कोऑपरेशन और तालमेल को बढ़ावा दे सकती है। हालांकि कुछ और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस्लामवादी के तौर पर AKP को समझना गलती थी, क्योंकि अर्दगान के दौर में ईरान और तुर्की के बीच सियासी कोऑपरेशन नहीं बढ़ सका। फिलिस्तीन जैसे अहम मामले पर ईरान और तुर्की के बीच कोई कोऑपरेशन नहीं रहा है। फिलिस्तीन पर अर्दगान का रुख साफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने ईरान के ऑफिशियल रुख के बरखिलाफ इजराइल के वजूद पर सवाल उठाने से इनकार किया है। तुर्की और इजराइल के बीच हाल के ताल्लुकात जाहिर करते हैं कि AKP इस्लामवादी नहीं है। इजराइल के मामले में ईरान और तुर्की के बीच बड़ा फर्क है। ईरान इजराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करता और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को भरपूर मदद करता है, जबकि तुर्की के इजराइल के साथ शुरू से ही डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं और दोनों मुल्कों के बीच बड़े पैमाने पर कारोबार मौजूद है। आपने देखा कि अमेरिका किस तरह से जंगों को बढ़ावा देता है। वो एक तरफ इजराइल की तरफ से गजा पर होने वाले हमलों की भरपूर सपोर्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ अब वो तुर्की में अर्दगान की सरकार बदलना चाहता है। ऐसा लगता है कि अमेरिका अपनी पसंद के लीडर से एक हद तक काम लेता है, उसके बाद वो किसी और कमजोर लीडर को हुकूमत में लाने की कोशिश करता है, ताकि वो भी उसके लिए खिदमत करता रहे। अब से पहले अमेरिका ने इराक के सद्दाम हुसैन और लीबिया के मोअम्मर गद्दाफी से अपने बहुत से काम लिए थे। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर जरूर शेयर करें।